नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डिकोड एग्जाम की तरफ से आप सभी छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए जो आपकी 27 अक्टूबर को है और उसी के साथ साथ एज वेल एज ये कक्षाएं आपको आरओ एआरओ के लिए भी लाभप्रद होने वाली हैं जो उसका प्रीलिम्स होना है। क्या इन क्लासेस की विशेषता है? इन क्लासेस में क्या है? इन क्लासेस में 150 बड़े वो चैप्टर्स वो टॉपिक छाटे गए हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रायः प्रश्न पूछा ही जाता है और इन 150 क्लासेस को डिकोड एग्जाम की टीम के विभिन्न अध्यापक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इनको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप हर वीडियो क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल डॉक्स का लिंक मिल जाएगा जिसमें डे वाइज पूरा क्लास किस किस चीज की होनी है, किस किस अध्यापक द्वारा होनी है, यह आपको बताया गया है। आप आराम से उससे अपना रिवाइज कीजिए, अभी भी बहुत टाइम है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो एक महीना रिवीजन के लिए काफी होता है। पूरा दिन रात एक करके अच्छे से रिवीजन करिए। दिन रात एक करने का मतलब है 8 से 10 घंटे पढ़िए, है ना। अच्छे से चीजें करते रहिए और तो जो है प्रीलिम्स फिर नहीं रुकेगा, है ना। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि इन क्लासेस में आपको जो भी टॉपिक के महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है, वो सब आपको कवर अप करा दिए जाते हैं। तो आज इस सीरीज की ये 100वीं क्लास है और प्राचीन भारत की ये 6वीं और अंतिम कक्षा है। 5 क्लासों में मैंने आपको मध्यकालीन भारत खत्म कराया है और 6 क्लास में आज हम प्राचीन भारत भी खत्म कर लेंगे। उसके साथ भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल की कक्षाएं भी चल रही हैं। लगभग 10-10, 11-11 टोटल कक्षाएं उनमें होनी है, उनको भी देखते रहिएगा। बाकी अन्य विषयों की भी क्लासेस चल रही हैं। तो इस कोर्स के साथ साथ यदि आप ये डिकोड एग्जाम की टेस्ट सीरीज और ले लेते हैं, जो कि अपने आप में एक अनोखी टेस्ट सीरीज है, 7000 प्रश्नों वाली एक टेस्ट सीरीज। क्या है इस टेस्ट सीरीज में? टोटल इसमें 4000 प्लस 3000 प्रश्नों के 2 सेट हैं। 4000 प्रश्न प्लस 3000 प्रश्नों के 2 सेट हैं, है ना। 4000 प्रश्नों में से भी आपके 2500 प्रश्न जीएस के हैं, 1000 प्रश्न हिंदी के हैं और 500 प्रश्न आपके सी सेट के हैं, जो आपके आरओ एज वेल एज यूपी पीसीएस में भी लाभप्रद है। ठीक है, तो ये इन 4000 टेस्टों का ये बेसिकली मेंटरशिप प्रोग्राम जो आपने डिकोड एग्जाम का बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग सोचते रह गए, तो दोबारा से उनके लिए मौका है। इसमें सारे प्रश्न नए तरीके के प्रश्न हैं, आपको एक से एक बढ़िया प्रश्न मिलेगा। ये 4000 प्रश्न वो हैं जो 100 दिन आपका मेंटरशिप प्रोग्राम चला था और उसके साथ साथ इन प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन भी इसमें इंक्लूडेड है। वीडियो सॉल्यूशन मतलब आपको प्रश्न के साथ साथ अध्यापक करने का तरीका बता रहा है कि प्रश्न को आपको सॉल्व कैसे करना चाहिए, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते आना चाहिए, ना आते हुए सवाल भी कैसे हल करने चाहिए, है ना। मैचिंग वाले सवाल आप कैसे हल कर सकते हैं, सत्य सत्य वाले सवालों में क्या देखना होता है, कथन निष्कर्ष वाले सवालों में क्या देखना होता है। तो इस प्रकार की चीजें बहुत सारी इसमें आपको फायदा मिलेगा। और उसके साथ साथ 15 आपको फुल लेंथ टेस्ट हैं, मतलब 15 फुल लेंथ टेस्ट जीएस के, 15 हिंदी के। तो इस तरीके से ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। 15 फुल लेंथ टेस्ट भी आपके इसमें है ताकि आपका जो है फुल लेंथ टेस्ट देने का भी अभ्यास हो जाए और उनसे भी रिवीजन हो जाए। वो भी समस्त प्रश्न एकदम नए हैं, एकदम अच्छे लेवल के प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। तो आप अगर कोई भी टेस्ट सीरीज लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज तो पेपर से पहले हमें सामान्यतया लगानी ही चाहिए, तो एकदम ये बेहतरीन टेस्ट सीरीज है जिसको आप अच्छे से लेकर यूज कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज की फीस 800 रुपया है ना, जो डिकोड एग्जाम के ऐप के माध्यम से आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई आपको समस्या आ रही हो तो आप संस्थान के इन नंबरों पर वीडियो टेस्ट लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, वहां से आपको यथोचित रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसमें इंक्वायरी आ रही है, तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी जैसे भी होगा इसका जो है जवाब मिल जाएगा और आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं डिकोड एग्जाम के ऐप के माध्यम से। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें पढ़ना था दक्षिण भारतीय साम्राज्य क्या क्या है। देखो बहुत ज्यादा सवाल तो यहां से नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जहां से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जाता है। तो आज बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, है ना, लेकिन हम उन फैक्ट्स पर थोड़ा सा निगाह डाल लेंगे जहां से पेपर में प्रश्न पूछा ही जाता है या जहां से सामान्यतः परीक्षा में आपके प्रश्न अगर इनसे पूछेगा तो इन्हीं जो मैं फैक्ट्स बता दूंगा वहीं से सवाल आएगा, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की।
संगम युग है ना, संगम युग में जो 3 बड़ी सभाएं हुई हैं वो कहां हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, ये प्रश्न प्राय आपसे 1 दिवसीय परीक्षाओं से लेकर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तक आपको मैचिंग के स्वरूप में भी मिल जाता है। तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं फिर इसको देखेंगे। ये 3 बड़े वंश हैं साउथ के, दक्षिण भारत के, चोल, पांडे और चेर। याद कैसे रखोगे, देखो आपसे मैप में भी पूछ सकता है कि भाई किधर की तरफ थे, पश्चिम की तरफ कौन था, पूर्व की तरफ कौन था, इस तरीके से। तो चेर यहां क्या है, यहां केरल पड़ता है, आपको ध्यान होगा आधुनिक भारत वाले नक्शे में यहां केरल है। तो केरल कैसा है, चेर सा है ना, पट्टी सा है ना भाई, केरल पतला पतला सा है, पट्टी सा है, तो ये चेर जो है ना वो केरल साइड है। बताओ याद हो गया कि नहीं, ठीक है। और चेर के बगल में ही है चोल, हमेशा हम ऐसे ही पढ़ते हैं चोल चेर पांडे, ठीक है, या चेर चोल पांडे। तो चोल कहां है, इसके बगल में है, ऊपर की तरफ है, और पांडे कहां है, नीचे की तरफ है, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा याद रखना है। जैसे चोलों की राजधानी है उरैयूर, है ना, उरैयूर इनकी राजधानी है, पांड्यों की राजधानी मदुरई है, और चेरों की राजधानी भी आपकी मुंशिरी या मदुरई भी इसको कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो ये है, ठीक है। तो इन फैक्ट्स का थोड़ा सा ध्यान रखोगे, मैप में आपको पता होनी चाहिए चीजें कहां हैं। संगम क्या है, संगम तमिल कवियों का एक संघ अथवा मंडल है। इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था, ठीक है। अब ये सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि जो तीनों संगम है उसका आयोजन किन राजाओं ने उनको संरक्षित किया या किन के संरक्षण में आयोजन हुए। तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीनों संगम आयोजित हुए थे। कैसे याद रखोगे, पांड्य से याद रख लो, कुछ भी याद रख सकते हो कि भाई बड़ी जो है सभा हो रही है तो उसको संरक्षित कौन करेंगे, विद्वान की सभा हो रही है तो यही संरक्षित करेंगे। तो पांड्य शासक जो है उसको संरक्षित कर रहे हैं। मदुरा में मंडल अथवा सम्मेलन के रूप में तमिल कवियों की एक संगम पर्याप्त समुन्नत स्थिति में थी। इसका सर्वप्रथम उल्लेख इरेन्यार अगल्लापुरम के भाष्य भूमिका से प्राप्त होता है। कोई बात नहीं, संगम साहित्य में केवल चेर राजाओं के संबंध में विस्तार का उल्लेख है। इस साहित्य का रचना काल 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के आसपास माना जाता है, जो संगम साहित्य आपका है, ठीक है। प्राप्त विवरण के अनुसार 197 पांड्य राजाओं ने इन संगमों को संरक्षण प्रदान किया था। प्रथम संगम, पहला संगम जो है वो मदुरा में या मदुरई आपको लिखा मिलेगा, ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसे पांड्य वंश के 89 शासकों ने 89 राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। मतलब एक लंबे समय तक एक चर्चा चल रही है ना, लंबे समय तक चीजों पे विचार हो रहा है, एक बड़े विद्वानों की गोष्ठी बैठी है। सोच के देखो आज के समय कितना एकदम बेहतरीन सा माहौल होगा। एक बड़े विद्वानों की टोली बैठी है, बड़े विद्वानों का समूह बैठा है जो विभिन्न मुद्दों पे चर्चा कर रहा है, विभिन्न जो है चीजें प्रोडक्टिव चीजें निकाल के दे रहा है, और राज्य उसका संरक्षण कर रहा है, ठीक है। तो यही है, तो पांड्य राज्य संरक्षण कर रहे हैं। पहला सम्मेलन जो है वो मदुरई में हुआ है और ऋषि अगस्त्य ने जो है उसकी अध्यक्षता की है। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ है ना, कपाटपुरम में किया गया है। इसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ने ही की है। इसमें कुल 49 सदस्य सम्मिलित हुए थे और 59 पांड्य राजाओं ने इसको संरक्षण दिया था। टोटल 197 राजा संरक्षण दे रहे हैं, 89 पहले वाले को दे रहे हैं, 59 दूसरे वाले को दे रहे हैं। चलिए, संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का प्रसार ऋषि अगस्त्य और कौंडिन्य ने किया था, ठीक है। चलिए, इस युग में तमिल व्याकरण क्या क्या रचा गया है, जो साहित्य है वो किस किस चीज से रिलेटेड मिलता है। तो तमिल व्याकरण, जैसे संस्कृत व्याकरण को पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण का एक कंपाइलेशन माना जाता है कि उसमें संस्कृत व्याकरण के क्या सूत्र होने चाहिए, क्योंकि हर व्याकरण के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। शब्द संयोजन कैसे होगा, शब्द संरचना कैसे होगी, ये व्याकरण के द्वारा हम सीखते हैं। तो तमिल व्याकरण के जो ग्रंथ हैं वो रचे गए। अलंकार शास्त्र रचे गए की प्रसिद्ध पुस्तक तोलाकप्पियम है ना। अलंकार शास्त्र मतलब जिसमें चीजों को अच्छे से बताया गया हो, है ना। तो तोलाकप्पियम जो है रचना हुई। धर्मशास्त्रों की तरह इस व्याकरण ग्रंथ में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है ना। तमिल व्याकरण ग्रंथ जो है उसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जैसा हमें आपको धर्म ग्रंथों में मिलता है, जो हमने आपको जब पढ़ रहे थे तब आपको बताया था। इसकी रचना द्वितीय संगम में हुई है।
तृतीय संगम पांड्य राजाओं की राजधानी उत्तरी मदुरा या मदुरई, है ना। पांड्य राजाओं की राजधानी ये रही मदुरई, ये पांड्य राजा हैं, यही इसको संरक्षण दे रहे हैं। तो मदुरई मतलब पहला मदुरई, दूसरा कपाटपुरम, तीसरा मदुरई, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? नक्कीकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसे भी 49 पांड्य राजाओं ने संरक्षण मिला। यह संगम सबसे ज्यादा वर्षों तक, लगभग 2000 वर्षों तक ये संगम चलता रहा, ठीक है। तो क्या है, आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। पहला संगम मदुरई, दूसरा संगम कपाटपुरम, तीसरा संगम मदुरई। पहले की अध्यक्षता अगस्त ऋषि, दूसरे की अध्यक्षता अगस्त ऋषि और तीसरे की अध्यक्षता नक्कीकर ने की है, ठीक है। चलिए, तो ये है संगम युग में तमिल क्षेत्र के 3 राज्य चोल, चेर और पांड्य का शासन था, है ना। हमने देख ही लिया कहां कहां है, ये चोल है, ये चेर है और ये पांड्य है, इनका शासन है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ है। ये सवाल न जाने कितनी बार पूछा हुआ है। 3 संगम का आयोजन हुआ है, देख लो। प्रथम कहां हुआ है? मदुरई में, अगस्त ऋषि अध्यक्षता कर रहे हैं। द्वितीय कहां हुआ है? कपाटपुरम में, अगस्त ऋषि या तोलकप्पियर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बेसिकली अगस्त ऋषि का ही नाम आता है। और तृतीय जो संगम है वो कहां हुआ है? फिर से मदुरई में हुआ है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? नक्कीकर। तो ये बात आपको जरूर याद होनी चाहिए, कुछ याद रहे ना रहे इतनी पूरी कथा में से, कि एक तो इनका कहां कहां है, दूसरा जो 3 संगम आयोजित हुए हैं वो किसके संरक्षण में हुए हैं? तो सर पांड्य शासकों के संरक्षण में हुए हैं। पहला मदुरई हुआ है, दूसरा कपाटपुरम हुआ है, तीसरा मदुरई हुआ है। पहले की अध्यक्षता अगस्त कर रहे हैं, दूसरे की अध्यक्षता अगस्त कर रहे हैं, तीसरे की अध्यक्षता नक्कीकर कर रहे हैं। अब पहले में जो संकलन हुए, मतलब पहला जो संगम हुआ उसमें जो भी ग्रंथों का संकलन हुआ वो आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उनकी उपलब्धता नहीं है, अभी तक तो नहीं है, ठीक है। दूसरे संगम का एकमात्र ग्रंथ मिलता है तोलकप्पियम, ठीक है। तोलकप्पियम उपलब्ध है, दूसरे संगम का एकमात्र ग्रंथ है। तो यह भी पूछा जाता है, ये तोलकप्पियर इसके रचनाकार है और ग्रंथ का नाम है तोलकप्पियम, ठीक है। तो यह पूछा जाता है कि तोलकप्पियम की रचना किस जो है संगम संगति में हुई? तो द्वितीय संगम में हुई है। और इसके जो है कई ग्रंथ उपलब्ध हैं, अभी आगे देखेंगे कौन कौन से, ठीक है। तो फैक्ट जो मोटे मोटे थे याद रखने वाले, पांड्य राजा संरक्षण कर रहे हैं, है ना। पहला जो है मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा मदुरई में, अगस्त नक्कीकर, और तोलकप्पियम जो है वो दूसरे वाले में रचा जा रहा है। अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण साहित्य है और उनके रचनाकार कौन है। 5 किताबें महत्वपूर्ण हैं जो आपसे पेपर में पूछी जाती है, अभी याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे एक है शिलापाद्यकारम, है ना। शिलापाद्यकारम मतलब शिल्पाद्यकारम, ऐसे याद रखोगे। इसके रचनाकार कौन है? इंगालो अडिगल। तो शिल से याद करो, शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। शिलापाद्यकारम इसका नाम है ना। शिलापाद्यकारम इसका नाम है। तो शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। और पत्थर कैसा होता है? अडिग होता है, हिलता नहीं है। तो इंगालो अडिगल, है ना। इससे गलत मत करो, इंगालो अडिगल, ये अडिग है अपनी जगह, ये एज इट इज रहेगा। याद हो गया। मतलब शिलापाद्यकारम अगर पूछ लिया जाए तो इंगालो अडिगल मतलब वो अडिग है, अडिगल जो है उसके रचनाकार है। दूसरा आ जाओ, मणिमेखलय। मणिमेखलय के रचनाकार है शीतले सत्तनार। तो मणिमेखलय जो है, ला पे लास्ट में 2 मात्रा लग रही हैं, मैखलय, है ना, ऐसे पढ़ेंगे मैखलय, मणिमेखलय। और इसके रचनाकार जो है ना शीतलय, उन पे भी ला पे भी 2 मात्रा है। तो मैखलय, शीतलय ये सेम से साउंड होते हैं, इसलिए आपको इनको ज्यादा याद करने की चिंता नहीं करनी है। शिलापाद्यकारम मतलब शिला है तो कैसी होगी? अडिग होगी। तो इंगालो अडिगल या अडिगल। और मणिमेखलय तो शीतलय सत्तनार। फिर आ जाओ कुरल। कुरल जो है या तिरुकुरल इसका नाम भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, कुरल या तिरुकुरल, ठीक है। इसके रचनाकार है तिरुवल्लुवर, मतलब सेम सा नाम है बिल्कुल, वो तिरुवल्लुवर है। और जो ग्रंथ का नाम है वो कुरल या तिरुकुरल है, ठीक है। तो कुरल या तिरुकुरल के रचनाकार कौन है? तिरुवल्लुवर। ये मैचिंग में इत्यादि में कई बार आपसे पूछा गया है, तो इसको मत छोड़ना, इनको याद कर लेना, है ना। फिर तोलाकप्पियम के रचनाकार कौन है? तोलाकप्पियर। तो ये दोनों एक से है ना। तिरुकुरल तो तिरुवल्लुवर उसके रचनाकार हैं, और तोलाकप्पियम तो तोलाकप्पियर उसके रचनाकार हैं। इन दोनों को जरूर याद रख लेना, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। 5वां जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है जीवक चिंतामणि।
है ना, जीवक चिंतामणि, तो इसके रचनाकार कौन है, तिरुतक्त देवर, है ना, तिरुतक्त देवर इसके रचनाकार हैं, तिरुतक्त देवर इसके रचनाकार हैं। तो जीवक चिंतामणि, चिंता मत करो, है ना, ये देवर याद कर लेना, ये है तो कैसे भी ध्यान रख लेना, जीवक चिंतामणि, जीविका चिंता मत करो देवर है, ऐसे करके कैसे भी दिमाग में रख लेना, याद हो जाए। तो ये 5 ग्रंथ जो है महत्वपूर्ण है और इनके लेखक मैचिंग में भी पूछे गए हैं, अलग से भी पूछे गए हैं, और इनमें से जो तोलाकप्पियम है उसकी रचना द्वितीय संगम में हुई है, बाकी समस्त की रचना तृतीय संगम में मानी जाती है, और प्रथम संगम के जो ग्रंथ हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं है। सेम याद ही है, तोलाकप्पियम, तोलाकप्पियर इसके रचनाकार हैं। फिर शिलापद्दिकारम, मतलब शिला है तो अडिग रहेगी, तो इंगालो अदिगल, मणि मैखलय तो शीतलय, ठीक है, मणि मैखलय शीतलय, जीवक चिंतामणि तो जीने की चिंता मत करो, तिरुकत्त देवर, है ना। चलो, कुरल या तिरुकुरल के रचनाकार हैं तिरुवल्लुवर। एक पुत्तु पातु है ना, पुत्तु पातु, पुत्तुप पातु उसका नाम है, पुत्तुप पातु, ये क्या है, 10 गीतों का एक संग्रह है, 10 गीतों का एक संग्रह है, पुत्तुप पातु। परित्र पातु क्या है, चेर शासकों के शौर्य का वर्णन है, परित्र पातु। एत्तुतो के 8 गीतों का, एत्तुतो के 8 गीतों का संग्रह है, आपको सिर्फ ये 5 याद रखने हैं, बिल्कुल चिंता मुक्त हो गए। एहना नुरु रुद्र सरमन, है ना, मरुकर्पदय मतलब नक्की कर। अब देखो सवाल अगर कैसा आएगा, सवाल आपसे या तो मैचिंग वाला पूछेगा या इन्हीं 5 में से पूछेगा। मैचिंग वाला होगा तो इनमें से कोई एक दे भी देगा तो तुम्हें 3 पता है, चौथा अपने आप मैच कर जाएगा, या इनमें से कोई देगा ना तो नाम सारे ये वाले दे देगा, एक ये देगा। मतलब कि सवाल अगर कठिन जाएगा तो उसके ऑप्शन हमेशा सरल होते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन पे दिमाग मारने की जरूरत होती है, आपको आंसर मिल जाता है, इधर उधर से जोड़ तोड़ करो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आप प्रमुख साहित्य और रचनाकार हैं इनको भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं। संगम युग में संगम साहित्य का एक और विभाजन उनमें वर्णित तमिल प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर भी किया गया है। कैसे, जो कुरिंज क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, पार्वत्य प्रदेश से संबंधित है, मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र है ना उसको कुरिंज कहा गया है। तो कुरंग भी जो है पर्वत इत्यादि का पर्यायवाची मान सकते हो, तो कुरिंज जो है वो पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है। नीथल जो है, नीथल क्या है, वो समुद्र तट है। कैसे याद रखोगे, थल नहीं है भाई मां, नीथल नोथल, कोई थल नहीं है मां, मतलब वो समुद्र तट है, ठीक है। मरुदम क्या है, मरुदम कृषि भूमि है जिसमें दम है, जिस मरु में, मरु मतलब मिट्टी, जिस मरु में दम है मतलब मरुदम, तो वो क्या है, वो आपकी कृषि भूमि है, ठीक है। मुलय क्या है, मुलय अरण्य भूमि है, मतलब जंगली भूमि है। तो मुलय मतलब भूल गए, और जंगल में जाते तो भूल जाते भाई किधर से आए थे, चारों तरफ एक सा रखता है, मुलय भुलय, और वो क्या है, अरण्य भूमि। फिर पलय जो है, पलय क्या है, निर्जन स्थल या सूखी भूमि जो बंजर पड़ी हो वो पलय है, मतलब इसको पालना पड़ेगा तब ये जो है हमें कुछ ना कुछ देगी। तो ऐसे करके ध्यान रख लोगे, कुरिंज मतलब पर्वत, नीथल मतलब जहां थल नहीं है मतलब स्थलीय भूमि हो गई, है ना, या सॉरी जहां क्या है, नीथल जहां जो है जल नहीं है वो क्या होगा, नीथल, हाँ स्थल नहीं है मतलब समुद्री भूमि हो गई। मरुदम जो है जिस मरु में दम है, कृषि भूमि हो गई। मुलय मतलब भूल जाते हैं कहां, अरण्य मतलब जंगल में। पलय मतलब जिसको पालना पड़ेगा, मतलब जो सूखी भूमि है, ठीक है। तो ये संगम युग का जो है विभाजन है, मतलब संगम युग का क्षेत्रीय आधार पर विभाजन भी ऐसे इस प्रकार से मिलता है। चलिए फिर देखते हैं संगमकालीन प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। पुहार जो है प्रसिद्ध बंदरगाह है, समुद्र तटीय राजधानी है चोलों की। चोल किधर है, इधर है, पुहार यहां पड़ता है कहीं, ठीक है, पुहार, ठीक है। चलो फिर उरैयूर क्या है, चोलों की राजधानी है। कोराकाई क्या है, पांड्यों की तटीय राजधानी है। मदुरई पांड्यों की राजधानी है। बंजी या उरैयूर चेरों की राजधानी है। कांची पल्लवों की राजधानी है। और मुशीरी या मुजरिस चेर बंदरगाह है। ये कभी पूछे नहीं गए हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार दिमाग में रखना। चलिए संगमकालीन प्रशासन कैसा है, इधर से समझ लो, ये ज्यादा सरल है प्रशासनिक विभाजन। जैसे जो मंडलम है, मतलब मंडल जो है वो क्या है, प्रांत या राज्य है, ठीक है। मंडल, मंडल के नीचे होता था नाडु मतलब जिला, सॉरी मंडल के नीचे होता था कोट्टम, कोट्टम अथवा बलनाडु, ठीक है। कोट्टम अथवा बलनाडु वो क्या होता था, जैसा आधुनिक मंडल होते हैं ना कमिश्नरी टाइप के, वो कोट्टम या बलनाडु। फिर नाडु इसके अंतर्गत होता था नाडु, मतलब सबसे ऊपर हो गया क्या, मंडलम, मंडलम के नीचे कोट्टम, कोट्टम के नीचे नाडु, या मंडलम कोट्टम या बलनाडु, फिर नाडु। नाडु के बाद होता था कुर्रम मतलब ग्रामों का संघ, फिर होता था ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई। तो ये जो है इनका प्रशासनिक विभाजन था। मंडलम
बलनाडु नाडु है ना, उर्रम उर्रम और कुर्रम या उर्रम और आपके ग्राम सभा। तो मंडलम, कोट्टम या बलनाडु, नाडु और कुर्रम और आपका जो है ग्राम सभा। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी दिए हैं, जैसे पेडियल किसको कहते थे, सार्वजनिक स्थल को कहते थे। तेरू किसको कहते थे, नगर की प्रमुख गली जो होती थी उसको तेरू कहते थे, है ना। सालाई किसको कहते थे, प्रमुख सड़क कहलाती थी। पट्टिनम क्या थे, तटीय शहर थे, है ना। तो ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये क्या मतलब किस चीज से संबंधित है, तो एक बार इनको भी हल्का सा देखे रहोगे। जैसे पट्टिनम है, तो पट्टिनम क्या है, जो पट्टी के आसपास के शहर हैं। पट्टी मतलब तट के आसपास के जो शहर हैं, तटीय शहर हो गए। सालाई क्या है, बोले मतलब बड़ी सी सड़क है, प्रमुख सड़क है भाई सालाई। ठीक है, तेरू क्या है, बोले जो शहर की मुख्य गली है उसको कहते थे तेरू। और पेडियल क्या है, जो सार्वजनिक स्थल है ना, धर्मशाला होती हैं, मंदिर होते हैं, इत्यादि इत्यादि जो सार्वजनिक स्थल है वो क्या कहलाते हैं, पेडियल कहलाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं संगमकालीन राजस्व तथा व्यापार की क्या स्थिति है। तो राजस्व का स्रोत क्या है, हम जब तक पहले से पढ़ते हैं तो कृषि एक जो है बड़ा जो है वर्ग था, कृषक बड़ा वर्ग था। तो कृषि से होने वाली जो आय है, राज्य के अस्तित्व खेती पर आधारित था। खेती से होने वाली जो आय है उसका जो है 1/3, 1/6, 1/4 अलग अलग समय अलग अलग लिया जाता था। तो वो जो है कृषि कर था। इस समय इनके यहाँ भूमि कर कितना था, 1/6, मतलब 6 किलो अनाज अगर तुम्हारी भूमि पर पैदा हुआ है, 6 कुंटल अनाज पैदा हुआ है, तो 1 कुंटल क्या करोगे, शासक वर्ग को दे दोगे। ठीक है, राजस्व से संबंधित शब्दावली माँ या वेल्ली क्या होता था, भूमि के 2 प्रसिद्ध मापें थी, है ना, माँ या वेल्ली। तो वेल्ली क्या है, भूमि की माप की नाम है। करय क्या है, तो कर से नाम सही है, भूमि कर है। उलगु या संगम क्या है, ये सीमा अथवा चुंगी शुल्क है। मतलब सीमा शुल्क या चुंगी शुल्क क्या होता था, पहले चुंगियां होती थी किसी भी शहर में, जब आप एंट्री कर रहे हो तो वो चुंगी है, चुंगी पे आपसे टैक्स वसूल लिया जाता था, शहर में एंट्री का टैक्स, क्योंकि व्यापार आप हमारे शहर में करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, उलगु या संगम क्या है, चुंगी कर है। कडमय या पाडू क्या है, राजा को अदा किए जाने वाला कर है, कडमय या पाडू। इखय क्या है, अतिरिक्त या जबरन वसूला जाने वाला कर इखय है। ये जो है ये आपको थोड़े से ध्यान होने चाहिए। जैसे माँ या वेल्ली याद रख लेना कि भाई भूमि माप से संबंधित है चीज, है ना। करय क्या है, ये सामान्य भूमि कर है ना। उलगु या संगम क्या है, तो संगम चुंगी कर है, जहां मिले हम और तुम वो हुआ संगम। तो जब मिलोगे तो चुंगी कर तो दोगे भाई। तो उलगु या संगम क्या है, चुंगी या सीमा शुल्क है। कदमय या पाडू क्या है, राजा को जो कर अदा किया जा रहा है वो कदमय या पाडू है। और इखय क्या है, जो जबरदस्ती हमसे, इखय मतलब जबरदस्ती पैसा ले लिया, जबरदस्ती वसूले जाने वाला टैक्स। कर अदा करने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई वरीयामवारी थी, जिसका अर्थ था कर था। भूमि का उस इकाई से वसूलने वाला प्रभारी बारियर कहलाता था। ठीक है, तो बारियर कौन था, अगर आपसे पूछे संगम काल में बारियर कौन था, तो वो टैक्स कलेक्टर था, जो कर का वसूलता था, कर का वसूलक जो था। ठीक है, यद्यपि ये अपने आप में बहुत ब्रॉड है इनकी हिस्ट्री, लेकिन क्योंकि प्रश्न आपकी परीक्षा में यहां से बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम परीक्षा की दृष्टि से अभी, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो परीक्षा की दृष्टि से ही जो महत्वपूर्ण हो सकता है उसको देख रहे हैं। तमिलगम का पश्चिम में रोग और मिस्र अर्थात यवन के पूर्व में बर्मा, कडारम, मलाया और जावा यशोभूमि आदि देशों पर अत्यधिक व्यापार होता था। तो जावा, सुमात्रा ये नीचे ही पड़ेंगे, इंडोनेशिया वाले द्वीप, म्यांमार बगल में है, मलाया मालदीव वाला एरिया, ये सब यहां से इनका प्रमुख रूप से व्यापार होता था। मतलब समुद्री क्षेत्र में इनका व्यापार होता था, लिहाजा इनके पास समुद्री सेना होगी, समुद्र में बेहतर तरीके से जो है संचरण, घूमना फिरना जानते होंगे। तो ये सब ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं जो यहां के प्रमुख राजवंश हैं, उनसे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो चोल राजवंश है, तो ये सब चोल वाला एरिया है ना, ये सब चोलों वाला एरिया है, ये आप देख रहे हो। ये नीचे ये थोड़े से पांड्य का एरिया है, ये थोड़ा पांड्य है। ठीक है, चोल यहां है, चेर यहां है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो चोल राजवंश में कौन कौन है, संस्थापक कौन है, चोलों का विजयालय है ना, शासक विजयालय है। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय है। राजधानी इनकी क्या थी, तंजावुर थी, बाद में गंगईकोंड चोलपुरम उसका नाम रख दिया गया। तो चोलों का संस्थापक कैसे याद रखोगे, विजयालय भाई चोल है, और चोल एम्पायर को खूब महिमा मंडित किया जाता है, खूब बताया जाता है। सच्चाई भी है कि चोलों के जहाजों ने 7 समुद्र का पानी पिया था, है ना, और चोल जहां चाहते थे उसको कूट लेते थे। मतलब दमदार शासन, एक बड़े समय तक शासन रहा है। तो विजयालय मतलब स्थापना ही उसकी विजयालय नाम के आदमी ने की है कि भाई तू विजय विजय रहेगा। तो चोलों का संस्थापक कौन है, विजयालय। राजधानी क्या है, तंजावुर। ठीक है, चलो तंजावुर, इसको भी याद रखोगे। अब देखते हैं प्रमुख चोल शासक कहां, अभी क्योंकि ये काफी चर्चा में था, सेंगोल। ठीक है,
ये चोलों की ही जो है एक वो थी, शासक के बनते समय लेते थे। तो जब नई संसद में प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, नए सांसदों का आगमन हुआ, तो इस सेंगोल को लेकर काफी चर्चा में रहा था। तो ये सेंगोल भी चोलों से संबंधित था। प्रमुख चोल शासक कौन कौन से हैं? परांतक प्रथम, इसने पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन कर दिया, मतलब जो अभी हम एक पल्लव वंश और पढ़ेंगे, पल्लवों को बिल्कुल निपटा दिया किसने? परांतक, है ना। तो परांतक मतलब वहां तक भगा दिया, किसको? पल्लवों को। परांतक और पल्लव ऐसे भी, और परांतक मतलब अंत कर दिया पल्लवों का, ठीक है। 949 ईस्वी में तोलक्कम का युद्ध राष्ट्रकूट तृतीय से हुआ, जिसमें परांतक ये हुआ। ये फैक्ट आप ध्यान रखोगे। राजराज प्रथम के विषय में याद रखोगे, पूछा जाता है, न जाने कितनी बार पूछा गया है। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने बनवाया। तो बृहदीश्वर मंदिर पूछे, या तंजावुर का टेंपल पूछे, या फिर राजराजेश्वर मंदिर पूछे, किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने। इस मंदिर की विशेषता है स्तंभों पर आधारित मंदिर है, और वो स्तंभों का कोई बेस नहीं है ना। फिर भी मंदिर इतने समय से, लगभग 1500 साल पुराना, नहीं 1500 नहीं, लगभग 1100 साल पुराना मंदिर है, एज इट इज अभी भी है। तो तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, और तंजावुर क्या है? इनकी राजधानी है चोलों की। तो जो फैक्ट मैं बोल रहा हूं उनको एटलीस्ट ध्यान रखना, है ना। चलिए, राजराज प्रथम इसका निर्माण करा रहा है। राजेंद्र प्रथम, गंगा जल लाने वाले पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी शासक गंग को पराजित कर गंगैकोंड चोल, गंगैकोंड की उपाधि कौन धारण कर रहा है? राजेंद्र प्रथम, ठीक है। राजेंद्र प्रथम इनका एक शासक है जो गंगैकोंड की उपाधि धारण कर रहा है और अपनी राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम को बना रहा है। गंगैकोंड चोलपुरम में बृहदीश्वर के मंदिर का निर्माण कराया। तो दो बृहदीश्वर के मंदिर हैं, एक बृहदीश्वर का मंदिर, तंजावुर का बृहदीश्वर का मंदिर पूछे तो वो राजराज प्रथम बनवा रहा है। गंगैकोंड चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर पूछे तो वो कौन निर्मित करवा रहा है? राजेंद्र प्रथम निर्मित करवा रहा है। तो इनको थोड़ा याद रखना। कुलोतुंग द्वितीय चिदंबरम नटराज मंदिर से गोविंदराज की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, कोई बात नहीं, है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो ये प्रमुख चोल शासक हो गए। इनमें से आपको कौन याद रखना है? एक तो याद रखना है परांतक, उसने पल्लवों को हराया था इसलिए। दूसरा राजराज प्रथम याद रखोगे, क्यों? क्योंकि इसने जो है तंजावुर या तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया, पूछा जाता है, या राजराजेश्वर मंदिर। और दूसरा याद रखोगे आप राजेंद्र प्रथम, क्यों? क्योंकि इसने गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की, गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की है, और मतलब जो गंगा जी का जल तक ले आया, मतलब गंगा तक जिसका पहुंच हो, है ना। और दूसरी बात, इसने जो गंगैकोंड चोलपुरम है वहां बृहदीश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया। फिर जो महत्वपूर्ण चीज है, चोल प्रशासन की क्या विशेषता है? यहां ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। जो आधुनिक ग्राम पंचायतें हैं उनका जनक माना जाता है कौन था? चोल प्रशासन था। चोलों के समय उस प्रकार की ग्राम पंचायत, इवन ग्राम में बहुत सारी समितियां भी मिलती हैं, ठीक है। गांव की गतिविधियों की देखरेख के लिए समितियों की स्थापना की गई थी, जिसे बारियम कहते थे। जैसे अभी पीछे पढ़ के आए थे, एक बारियम क्या था? जो टैक्स वसूल रहा था, ये बारियार कर वसूल रहा था, बारियार कहलाता था। तो इसी प्रकार तमाम बारियम थी किसके समय में? चोलों के समय में। कौन कौन सी बारियम है? देखो प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं। एरी वारियम, एरी वारियम किसके लिए है? तालाब के लिए है। एरी वारियम तालाब समिति है। तोट्टवारियम किसके लिए है? तोट्टवारियम उद्यान समिति है। उदासीन वारियम किसके लिए है? विदेशियों की देखरेख के लिए है। मतलब गांव में विदेशी आ रहे हैं, मतलब क्या है कि और भी ज्यादा व्यापार इत्यादि की संभावना, मतलब ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी उसको जो है मजबूतीकरण प्रदान किया गया था। पोन वारियम क्या है? स्वर्ण समिति। याद कैसे रखोगे? टोट वारियम, है ना। टोट मतलब उद्यान क्या होता है? जहां फूल इत्यादि, फूल पौधे इत्यादि हो, तो उद्यानों को तोड़ो मत, वहां से फूल वूल मत तोड़ो, मतलब तोट वारियम। तो याद रह जाएगा, ग्राम समिति को वारियम कह रहे हैं, ये ध्यान रख लोगे। तोट वारियम मतलब यहां से फूल वूल मत तोड़ो, तो ये उद्यान समिति हो गई। उदासीन वारियम, है ना। उदासीन वारियम, कोई विदेशी जब आ जाता है तो हम पहले तो उदासीन रहते हैं ना, वो हमसे बोले तब हम बोलेंगे, हम काय को बोले, है ना। तो उदासीन रहते हैं, मतलब विदेशी, विदेशियों की देखरेख हेतु उदासीन वारियम। पोन वारियम, पोन से याद रख लो सोन, मतलब स्वर्ण समिति ये थी। पोन वारियम, सोन वारियम। और एक बची रात में एर्री
तो एरी तालाब वारियम है ना, एरी जो है एरी वारियम मतलब तालाब समिति। तो ये चोल प्रशासन जो है समितियों के माध्यम से चलता था। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि ग्रामीण समितियां किस राज्य के प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो चोल राज्यों के प्रशासन की थी। अगला देखते हैं जो पल्लव, जिनको परांतक प्रथम हरा रहा था, ये पल्लवों का एरिया था। इसी एरिया पे बाद में चोल आ गए थे। तो ये देखो पल्लवों का संस्थापक कौन है, सिंह वर्मा है। पल्लवों का संस्थापक कौन है, सिंह वर्मा पल्लवों का संस्थापक है। ठीक है, राजधानी पल्लवों की क्या है, कांची है। ठीक है, अंतिम शासक अपराजित बर्मन है। तो संस्थापक सिंह वर्मन है, पल्लव राजवंश से संस्थापक कौन है, सिंह वर्मन है, इनको याद रखोगे। और इसके साथ साथ पल्लव याद रखना भाई, सिंह वर्मा है ना, सिंह वर्मा। और राजधानी याद रखना कांची। और अभी हमने राजधानी किसकी देखी, तंजावुर। किसकी, चोलों की राजधानी क्या थी, तंजावुर। और पल्लवों की राजधानी क्या है, कांची। चलो, प्रमुख पल्लव शासक कौन कौन है, सिंह विष्णु किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी दरबार में था। जो किरातार्जुनीयम एक प्रमुख ग्रंथ मिलता है, उनके जो लेखक थे भारवी है ना, किरातार्जुनीयम है ना, अर्जुन ने जो अर्जुन और किरात के संवाद है ना, वो है इसमें किरातार्जुनीयम किसके, भारवी के दरबार के लेखक थे। महेंद्र वर्मन प्रथम एकाश्म मंदिर के निर्माण की शुरुआत महेंद्र वर्मन के समय से शुरू होती है। मतलब एक पत्थर से पूरा ऊपर से काट काट के मंदिर बनाना, एकाश्म मंदिर है ना। चलिए, संस्कृत नाटक मत्त विलास प्रहसन की रचना भी इन्होंने की है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। तो आप किरातार्जुनीयम को याद रखोगे, उनके कवि भारवी हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है किसके दरबार में थे, उसको याद रखोगे, सिंह विष्णु। नरसिंह वर्मन प्रथम है, 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। बातापी कोण तथा महामल्ल की उपाधि धारण करी। और महाबलीपुरम में रथ मंदिर का जो निर्माण करा रहा है वो नरसिंह वर्मन करा रहा है। तो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है उसको बनवा रहा है। नरसिंह वर्मन द्वितीय तो नई मंदिर शैली, राजराज शैली का प्रयोग किया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण भी करवाया। 10 कुमार चरित्र के जो लेखक हैं दंडिन, इनके दरबार में थे। तो किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी किसके दरबार में थे, सिंह विष्णु के। और 10 कुमार चित्र के लेखक दंडिन किसके दरबारी थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के। तो इनमें कोई बहुत ऐसी महत्वपूर्ण पल्लव शासकों में नहीं है। सवाल एकाध पूछा जाता है, और वो पूछा भी जाएगा तो इतना डीप पूछा जाएगा कि उसको सामान्य स्तर के लोग हल कर ही नहीं पाएंगे। चलो खैर, तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है। चेर राजवंश पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये केरल साइड वाला जो एरिया है, ऐसे ही चेरों की तरह ये केरल जो है ये चेर राजवंश इधर था। क्या क्या इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको भी देख लेते हैं एक बार। चेर राज्य को कुडावर, बिल्लर, पुरैयार, मलयार एवं बनावर आदि नामों से जाना जाता है। चेर राजवंश का प्रतीक क्या है, धनुष है। तो कैसे याद रखोगे, भी सारे राज्यों के भी करा दूंगा। चेर राज्य धनुष, तो धनुष से क्या करोगे, किसी भी चीज को चीर देते हैं। चीर मतलब चेर, चीर से ही हमने देख लिया उनका एरिया, चीरने से हमने उनका याद कर लिया क्या, धनुष। तो धनुष या धनुष बाण जो है उनका जो है राज्य चिन्ह था। हर राज्य का एक राज्य चिन्ह होता है जो उनके झंडे इत्यादि पर लहराता है। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, धनुष था। ठीक है, किसका, चेर का। और धनुष से ही चीरते हैं। उदयन जरेल इस वंश का प्रथम शासक था। उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भी भोजन करवाया था। ठीक है, उदयन जरेल ने एक बड़ी पाठशाला बनवाई जहां से वह जनता में उन्मुक्त रूप से भोजन वितरित करता था। तो चेरों का जो पहला राजा है वो कौन है, उदयन जेरल। ठीक है, जेरल चेर ऐसे याद रख लेना, जेरल चेरल। तो चेरों का प्रथम राजा कौन है, उदयन जेरल। शेन गुट्टवन एक प्रमुख राजक है जिसको बोलते थे लाल चेर। यह सवाल भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसको लाल चेर कहा जाता है। तो सेन गुट्टवन मतलब गुटखा खाता था, तो भाई लाल तो हो ही जाएगा, लाल चेर उसको कह रहे थे। ठीक है, कहा जाता था यह चेर वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है शेन गुट्टवन। शेन गुट्टवन का यशोगान संगम युग के सर्वप्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में आने वाले पर्णर ने भी किया है। मतलब संगम युग में जो कवि हैं उनमें से एक है पर्णर, उन्होंने भी शेन गुट्टवन के विषय में बताया है। उसके पास एक जहाजी बेड़ा भी था। हो गई भाई, जो भी तटीय राज्य है ना, ये है चोल है, पांड्य है, इनके पास जहाजी शक्ति तो होगी। क्यों, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों पे कब्जा करना है, उनको जो है हराना है, उनसे युद्ध निरंतर करते रहने, उनसे चुनौती उनकी स्वीकार करनी है, तो एक सेना तो होगी ही। ठीक है, तो इनके पास जो है
जहाजी बेड़ा भी था जिसकी सहायता उसने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया था। शेन गुट्टवन ने उत्तर दिशा में चढ़ाई की और गंगा को भी पार किया। मतलब ये चेर राज्य यहां तक चले गए कि गंगा के किनारे तक भी पहुंचे थे। ठीक है, चलो तमिल महाकाव्य शिलापाद्यकारम, तो शिलापाद्यकारम किसने रचा था? इंगालू अडिगल, मतलब ये अडिग है, शिला है ना। शिलापाद्यकारम के अनुसार सेन गुट्टवन को मौर्य की देवी की उपासना से संबंधित पत्नी संप्रदाय का माना जाता है। ठीक है, कुछ नहीं, सेन गुट्टवन लाल चेर कहते हैं और चेरों का संस्थापक कौन है? उदयन झरेल। ठीक है, इसको भी याद रखोगे। चलिए, मेगस्थनीज के अनुसार दक्षिण पांड्य देश में, मेगस्थनीज ने दक्षिण को पांड्य देश ही कहा है, देश में नारी के शासन करने तथा सबसे कम उम्र में माता बनने का उल्लेख से वहां मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के भी संकेत मिलते हैं। शिलापाद्यकारम के अनुसार पत्नी पूजा के प्रचलन में पांड्य तथा चोल शासकों के साथ ही श्रीलंका के शासक भी विशेष सहायक हुए। और पत्नी पूजा क्या है? पत्नी पूजा से समाज के पितृ सत्तात्मक की ओर अग्रसर होने के संकेत मिलते हैं। मतलब दोनों का पर्याप्त रूप से सम्मान था, स्त्री और पुरुष का। ठीक है, अधिक ईमान नाम के चेर शासक ने दक्षिण में गन्ने की खेती का प्रारंभ करने का श्रेय है। टालमी ने के उल्लेख के साथ बंजी क्रूवर नगर के आसपास के स्थलों के रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं जो बंजी चेरों की राजधानी थी। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं पांड्य राजवंश। तो चोल देख लिए, चेर देख लिए, पल्लव देख लिए, पांड्य राजवंश को देख लेते हैं। तो पांड्य ये है, ये एरिया है और पांड्यों की राजधानी भी क्या है? तंजावुर ही है। चलो देखते हैं, मदुरई है, सॉरी। पांड्य ने सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। उसने विवरण में लिखा है कि पांड्य राज्य पर हेराक्ल की पुत्री का शासन था। वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, पांड्य राज्य प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में है ना। इसकी मदुरई राजधानी है। तो तंजावुर किसकी राजधानी थी? चोलों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची थी। और पांड्यों की राजधानी क्या है? जो है मदुरई है। इनका प्रतीक चिन्ह कार्प, एक प्रकार की मछली था। तो पांड्य राजा जो है वो मछली जो है, याद रख लो, कैसे भी तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त होगा पांडे, तो वो मछली खाता होगा, ऐसे दिमाग में रख लेना। तो पांड्य राजाओं का जो चिन्ह था, जो शासक का चिन्ह था, वो क्या था? वो मछली थी। नेडियन क्या है? संगम काल में संकलित अनुश्रुतियों के अनुसार नेडियन ने पहरुली नामक नदी के अस्तित्व प्रदान किया और समुद्र की पूजा भी प्रारंभ कराई। कोई बात नहीं। तुम्पई क्या है? पशुधन के लिए हमले की तैयारी करना। पल्लाशाही मुदु कुडुमी बेल कुडुमी दानपत्र के अनुसार यह पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा था। माना जाता है ये जो है पांड्य वंश का पहला राजा है। विजित राजाओं के प्रति वह कठोर नीति अपनाता था और उसने अनेक वैदिक यज्ञ किए। तो नाम ही इतना डेंजर सा है। उसने पलशालय, अनेक यज्ञशालाएं बनवाने वाला तथा महेश्वर की भी उपाधि दी जाती है। ठीक है, चलो, जो भी इनमें बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, जो भी है वो मैं आपको बताते चल रहा हूं और अभी रिवाइज कराऊंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे क्या क्या महत्वपूर्ण है। पांड्य राजाओं को रोमन सम्राट के साथ व्यापार का लाभ होता था। मतलब रोम तक इन लोगों का व्यापार था, मतलब भूमध्य सागर तक ये लोग व्यापार करते थे। इसकी तुलना कारिकल से की जाती है। शिलापाद्यकारम की त्रासदी इसी के शासनकाल में हुई, जब उसने निर्दोष कोलवन की चोरी के दोष में प्राणदंड दे दिया। कारिकल इनका एक शासक है। कोलवन की कथा है कि कोलवन को जो है, निर्दोष कोलवन को जो है उसने जो है सजा दे दी थी, जिस कारण जो उसकी प्रेमिका थी, पत्नी थी, उसने जो है श्राप दिया कि जा तेरा नष्ट हो जाएगा, सूखा पड़ेगा। और ये सूखे का वर्णन शिलापाद्यकारम जो ग्रंथ है जिसके रचयिता इंगालो अदिगल है उसमें दिया हुआ है, तो उसका वर्णन है। ठीक है, कोलवन। मदुरा तथा पांड्य देश के संबंध में मदुरै कांची नामक रचना निंदुजन को कुशल इसका बताया है। पांड्यों की प्रथम राजधानी कोल्लकाई थी, जिसे बाद में मदुरई स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो ये है। फिर चोर, चेल और पांड्य राजकों के प्रतीक चिन्ह, ये पूछा गया है सवाल, कई बार पूछा गया है, अलग अलग भी मैचिंग में भी, इसलिए मैंने अलग से कराना समझा। तो चोल है, चोल मैंने आपको बताया है ना, चोल है, विजयालय है, सब पे विजय कर ली, संस्थापक कौन है? विजयालय। तो ऐसे ही विजयालय कौन लेता है भाई? शेर या बाघ जो है वो भी ऐसे ही विजय प्रदान करता है। तो चोलों का जो चिन्ह है, राज चिन्ह है, वो क्या है? सिंह या बाघ। ठीक है, फिर पांड्य मैंने आपको बताया था, कोई अपना पांडे याद करना जो क्या है? मछली खाता है। तो पांड्यों का चुनाव चिन्ह क्या है? मतलब राज चिन्ह क्या है? मछली। और चेरों का क्या है? तो चेर धनुष से सब कुछ चीर देते हैं, मतलब चेरों का राज चिन्ह क्या है? तो वो है आपका धनुष। तो धनुष से चीजें चीर दी जाती हैं, इसलिए उनका राज चिन्ह क्या है? उनका राज चिन्ह है आपका
धनुष। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये क्लास आज की जो थी बस इतनी सी थी। फटाफट चीजें रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये चीज आ जाए कि आज की इस पूरी कथा की महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं जो आपको भूलना नहीं है। ठीक है, जिनसे पेपर में सवाल आपके पूछा जाता है। पहली बात, पांड्य शासकों के संरक्षण में संगम जो आयोजित हो रहे हैं वो किसके संरक्षण में आयोजित हो रहे हैं? पांड्य शासकों के संरक्षण में। दूसरा, इनकी लोकेशन चोल किधर है? दक्षिण और दक्षिण पूर्व में है। चेर किधर है? तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में है। और पांड्य किधर है? बिल्कुल दक्षिण की साइड है। ठीक है, फिर हमने देखा इनको जो है तमाम जो है शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, तीनों जो संगम हुए हैं उनको, है ना। और किस किस ने अध्यक्षता की, ये महत्वपूर्ण है। 3 बड़े राज्यों का वर्णन मिल रहा है संगम साहित्य में, चोल, चेर, पांड्य। उनकी लोकेशन हमने देख ली। चेर दक्षिण पश्चिम या दक्षिण की तरफ है, चोल जो है दक्षिण पूर्व या दक्षिण की तरफ है, और पांड्य जो है कतई दक्षिण में है। 3 जो है प्रमुख इनकी संगम हो रहे हैं। पहला संगम हो रहा है मदुरै में, मदुरै कपाटपुरम मदुरै, ऐसे याद रखो। पहला मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा मदुरै में। और तीनों पांड्य शासकों के संरक्षण में हो रहे हैं, मतलब जो कतई दक्षिण में है उनके संरक्षण में हो रहा है। पहले की अध्यक्षता अगस्त्य कर रहे हैं, दूसरे की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि कर रहे हैं, तीसरे की अध्यक्षता नक्कीकर कर रहे हैं। पहले जो ग्रंथ वो है उसके हमें ग्रंथ नहीं मिलते हैं, उसका कोई साहित्य हमें प्राप्त नहीं होता है। दूसरे वाले में जो साहित्य मिलता है वो कौन सा मिलता है? वो मिलता है तोलाकप्पियम, जिसके रचनाकार है तोलाकप्पियर। ठीक है, तोलाकप्पियम मिलता है। दूसरे का ये बेसिकली तमिल व्याकरण है। तीसरे में तमाम ग्रंथ मिलते हैं। और टोटल 197 पांड्य राजाओं ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। प्रमुख ग्रंथ हमें देखने थे। शिलापाकद्दिकारम मैंने आपको बताया था, शिला है तो अडिग है, अडिग रहेगी इंगालो अधिगल। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? मणि मैखलय, तो मैखलय और इसकी रचना है सीतलय सत्तावर। ठीक है, सत्तनार सत्तावर ऐसे ही नाम मिलता है, तो मणि मैखलय और सीतलय याद रखोगे। तीसरा महत्वपूर्ण है जीवक चिंतामणि, तो जीवने की चिंता मत करो, देवर है ना, ऐसे याद रखना, तिरुकुरत देवर। फिर तोलाकप्पियम के रचनाकार कौन है? तोलाकप्पियर। ये द्वितीय संगम का प्राप्त ग्रंथ है और तमिल व्याकरण है, इसको भी याद रखोगे। फिर कुरल या तिरुकुरल है, इसके रचनाकार कौन है? तिरुवल्लुवर है। ठीक है, चलिए ये शासन पद्धति और इत्यादि इत्यादि से संबंधित ग्रंथ है। फिर हमने देखे जो महत्वपूर्ण पर्वत थे, जैसे कुरिंज क्या था? पर्वतीय प्रदेश था। नीथल क्या था? जहां थल नहीं था, मतलब समुद्री तट था। मरुदम क्या था? जिस मरु में दम हो, जिस भूमि में दम हो, मतलब कृषि भूमि। मुलय क्या था? मुलय मतलब भूल गए, मतलब अरण्य, मतलब जंगल भूमि थी। पलय क्या था? जिस भूमि को पालना पड़ेगा, मतलब जो बंजर भूमि थी। फिर हमने प्रमुख नगर देखे, कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। फिर हमने ये देखा प्रशासन, इसको जरूर याद रखना, ये पेपर में कई बार पूछा है। सबसे ऊपर मंडल होते थे, मंडल से ऊपर बलनाडु होते थे, या बलनाडु या कोट्टम उनको बोलते थे। तो मंडल, मंडल के बाद बलनाडु या कोट्टम, फिर उसके बाद नाडु, नाडु के बाद उर्रम या कुर्रम। ठीक है, फिर ग्राम सभा। तो इस प्रकार से ये बटा हुआ था। फिर हमने देखा राजस्व का स्रोत क्या था? भूमि कर था। और भूमि कर कितना था? बनवाई 6 था, है ना। माँ या वेल्ली किसको कहते थे? भूमि की नाप को कहते थे। कराई क्या था? भूमि कर था। उल्गू या संगम क्या था? जब मिले हम तुम हुआ संगम, तो संगम होगा तो क्या होगा? चुंगी कर दोगे, टैक्स दोगे। फिर कड़मय या पाडू क्या था? राजा को जो टैक्स देते थे। और फिर लास्ट वाला था इखाई, मतलब जो जबरदस्ती जबरन टैक्स लिया जाता था, इखाई उसको बोलते थे। चोल राजवंश हमने देखा, चोलों के संस्थापक कौन है? विजयालय हैं, और इनकी राजधानी क्या थी? तंजावुर थी। ठीक है, फिर हमने देखा परांतक जो महत्वपूर्ण शासक था, इसने क्या किया? परांतक ने पल्लवों को हराया। राजराज प्रथम ने क्या किया? तंजावुर के या तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया। राजेंद्र प्रथम कहां तक? गंगा जी तक पहुंचा था, गंगा के जल लेके आया, इसलिए उसने अपना नाम गंगईकोंड चोल रखा। और गंगईकोंड चोलपुरम एक नगर बसाया, जहां पर बृहदीश्वर का मंदिर राजेंद्र प्रथम भी बनवा रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा चोल प्रशासन में ग्राम जो है स्वायत्तता के लिए चोल प्रशासन प्रमुख है, ये सवाल भी पूछा गया है। और ग्राम समितियां जो होती थी उनको वारियम कहते थे। 4 प्रमुख वारियम का उल्लेख मिलता है, कौन कौन सी? एक है सर तोट वारियम, तो तोड़ोगे नहीं क्या? उद्यान में से फूल। दूसरी है उदासीन वारियम, विदेशी आते हैं तो हम उदासीन से लगते हैं उनके सामने। पोन वारियम, पोन को याद रखोगे सोन से। और चौथी है एर्री वारियम, एरी वारियम, वो क्या है? तालाब समिति है, मतलब जल संरक्षण के भी उपाय वहां होते थे। फिर उसके बाद हमने देखा पल्लव, तो पल्लवों का संस्थापक कौन है? सिंह वर्मा है ना। राजधानी पल्लवों की कांची है। सिंह विष्णु किरातार्जुनियम के लेखक भारवी, ये याद रखना बस, वो सिंह विष्णु के दरबार में थे। फिर इसमें से जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है,
उसके दरबार में 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडन रहते थे। ठीक है, फिर चेर राजवंश में आ गए थे तो इधर थे। चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था, जो है चेर मतलब धनुष से चीर दोगे, और उदयन जरेल इसका संस्थापक था। फिर सेन गुट्टवन एक इसका प्रमुख शासक था जिसको लाल चेर भी कहा जाता था। सेन गुट्टवन गुटका खाता था भाई, सेन गुट्टवन लाल चेर, और चेरों का महानतम शासक है। ठीक है, फिर हमने देखा तमाम इनमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है। पांड्य राजवंश मेगस्थनी उद्योग करता है। राजधानी इनकी क्या है, इनकी राजधानी मदुरई थी, और इनका जो चिन्ह है पांड्यों का वो क्या था, मछली था। ठीक है, चलिए तो ये सब है। और कारिकल के एक शासक कारिकल का वर्णन मिलता है जिसने निर्दोष कोलवन को सजा दे दी थी, जिस कारण उसके साम्राज्य में सूखा पड़ा था। ठीक है, चलिए फिर हमने देखे इन शासकों के प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं। तो चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या है, चोल है, बताया विजयालय, सब पे विजय प्राप्त कर ली, मतलब चीता या बाघ होगा। चेरों का क्या है, तो चीरोगे किससे, तो सर धनुष से चीर देंगे, तो धनुष उनका है। और पांडे, आपका जो पांडे मित्र है मछली खाता है, इसे ध्यान रख लेना, तो उनका मछली है। तो इस प्रकार हमने पूरा दक्षिण भारत समाप्त कर लिया है, और इसी के साथ साथ आपका प्राचीन भारत भी समाप्त होता है। मध्यकालीन भारत समाप्त हो गया है, प्राचीन भारत यहां समाप्त हो रहा है। तो इन दोनों का आपको एक पूरा कंपाइलेशन वीडियो जल्द ही, जैसे ही ये पूरी क्लासेस खत्म होंगी, आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो आप इसको आराम से पढ़िए, उससे रिवाइज कर लीजिए, यहां से भी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स कराए हैं वो पेपर में आने वाले ही हैं। और ये बहुत कम समय अब पेपर में बचा है, 1 महीना लगभग आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में बचा है, और लगभग जो है 3 माह का समय आपका जो आरओ प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए बचा है। तो अब समय है कि अपना बिल्कुल 100% झोंक देने का। 8 से 10 घंटे पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना, रिवीजन करिए, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे, रिवीजन ही आपको एट लास्ट सफलता दिलवाएगा। और डिकोड एग्जाम की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं जो आपको महत्वपूर्ण लाभ देगी, मतलब लाभप्रद रहेगी ही, इस बात की गारंटी है। आप ये क्रैश कोर्स और वो टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं तो 10 से 15 नंबर, 15 से 20 नंबर तक भी मैं कहता हूं आप अपने एग्जाम में आराम से बढ़ा लेंगे। तो परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अपने दोस्त मित्र मंडली के साथ जरूर साझा कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।